भाई लोगों को राम राम। आज सुबह सुबह तारीख 30 अगस्त बातचीत करने का मन हुआ। मैंने कहा आप लोगों से देश दुनिया के हालात पर थोड़ी चर्चा की जाए। देश दुनिया के हालात काफ़ी डायनेमिक हैं इस समय। डायनेमिक बोले तो हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। बाहर से ट्रंप ने हल्ला मचा रखा है, रूस यूक्रेन यूएस की सुन नहीं रहे हैं, इज़राइल गजा पे लगातार आक्रमण करता चला जा रहा है और उतनी ही ज़ोर शोर से विपक्ष बिहार में अपने भुजाओं का बल दिखाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी को मालूम नहीं कौन ये बता देता है कि जब आप यात्रा करते हो तो बड़े भव्य लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो और आपकी पब्लिक पे अप्रोच, पब्लिक से कनेक्ट बहुत बढ़ जाता है। हालांकि किसी ने उनको डाटा नहीं बताया कि आपने यात्राएं की, उसके बाद कितने चुनाव आपने जीत लिए या कितने चुनावों पर इसका अच्छा असर पड़ा। लेकिन उसमें 2-3 बातें तो होती हैं कि राहुल बाबा का घूमने का शेड्यूल पूरा हो जाता है और राहुल बाबा के साथ जो एक आध लड़के और होते हैं, पहले अखिलेश यादव हुआ करते थे, फिर अब तेजस्वी यादव साथ में हैं, उनको भी थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है कि जनता कितनी उनके साथ है। और बीच में प्रियंका दीदी भी थोड़ा अपना समय निकाल कर दिल बहलाने के लिए आ जाती है। बिहार में जो कुछ हो रहा था, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ और उसके बाद दुनिया भर की गाली गलौज, वो समझ में आ रहा है इनकी हताशा का परिणाम है। लेकिन हताशा में इतने निम्न स्तर पर जाने से एक बात तो तय होती है कि आप लोग कुछ भी हों लेकिन एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते। राजनेता वही होगा जो अपने को संभाल कर रख सके। अरे मैं अभी पहले राहुल एपिसोड पर ज़्यादा चला गया। राहुल एपिसोड में सबसे बड़ी जो मेरी चिंता है वह है स्टालिन जैसे लोगों का मंच पर आना। आप इंडी गठबंधन के नाम पर स्टालिन को बुला सकते हैं, लेकिन स्टालिन जैसे गलीज लोग, सॉरी मैं भी इसी तरह की भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, स्टालिन जैसे गलीज लोग जो कि न सनातन के हैं न बिहारियों के हैं, एक तरीके से कहा जाए तो पूरे उत्तर भारत के लिए वो एक क्या कहना चाहिए, एक सांप की तरह है। वो कभी भाषा के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी अपने बुद्धिमत्ता के नाम पर उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको अपने मंच पर बुलाकर राहुल ने बहुत कुछ अर्जित नहीं किया। लेकिन अभी फ़िलहाल चलते हैं राहुल वाले एपिसोड पर। मैं वापस आऊँगा अगले एपिसोड में। इसमें अभी चलते हैं ट्रंप की तरफ। ट्रंप टैरिफ ने पूरा हाहाकार मचा रखा है। ट्रंप कहते हैं कि वो रूस को दबाव देने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। मतलब वो आपने कहावत सुनी होगी, धोबी पे बस नहीं चले तो गधे के कान में बैठो। लेकिन भारत को गधा समझने की भूल ट्रंप ने कर दी है तो कर दी है और 50% टैरिफ लग गया। उसके ढेर सारे फॉलआउट्स होने चालू हो गए हैं और भारत सरकार भी उतनी ही तेज़ी से लोगों से बातचीत, बाहर जाना, किसी तरीके से इसके विकल्प ढूंढना, रेपो रेट कम करने का सोचना, जीएसटी कम करने का सोचना, पैकेज लाना, मतलब ढेर सारे काम जितने भारत सरकार अंदरूनी तौर पर सोच सकती है वो सब सोच रही है। इसका मतलब ये होगा कि भारत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार या एटलीस्ट तैयारी कर रहा है। और इन तेवरों को देखते हुए ट्रंप के सलाहकारों को ये समझ में आ रहा है कि जिस गीदड़ भभकी के इरादे से 50% टैरिफ लगाया गया था उसमें अमेरिका को कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। खैर
अभी इस बीच में एक खबर और आई है, वो अच्छी तो है लेकिन थोड़ी छोटी है, और ट्रंप के मिजाज को देखते हुए ट्रंप उसको बड़ी जल्दी ही ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे कि यूएस फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहरा दिया है। आप फेडरल कोर्ट के बारे में अगर जानते हो तो फेडरल कोर्ट का काम संघीय व्यवस्था को स्थापित रखने और संवैधानिक विषयों के विश्लेषण तक सीमित होता है। तो ये इसको संवैधानिक इशू मानते हुए या संकट मानते हुए उसका विश्लेषण किया गया और उसमें कहा गया कि ट्रंप टैरिफ पूरी तरह से अवैध है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसको बहुत जल्दी ही इसके लिए कोई नया तरीका ढूंढेंगे और इसको उस कोर्ट को ही अवैध ठहराएंगे। खैर, अब ये जब 50% टैरिफ लगा, लोग आपको समाचार पूरे देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से पत्रकारों ने उसके 3 कारण, 5 कारण, 8 कारण, 10 कारण बताए कि साहब मोदी ने ये गलतियां की, इसलिए ट्रंप इतना नाराज़ हुए और इसलिए ट्रंप ने इस तरह का एक्शन किया। ट्रंप के नाराज़ होने से भारत के हितों को ताक पर नहीं रखा जा सकता, और यही ट्रंप से दोस्ती का दम जब मोदी भरते थे तो वो भी गलत था। उस समय भी यही लोग, यही बुद्धिजीवी, यही पत्रकार ये कहते थे कि साहब ये ट्रंप के साथ इनकी दोस्ती जो है वो अच्छी नहीं है। तो या तो वो अच्छा नहीं था या ये अच्छा नहीं है, दो में से एक बात तो है। और पहलुओं पर लोगों ने आपसे बात की, आपको बताया, लेकिन मेरा एक सोचना ये है कि इसका फर्क तो पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप यूएस को एक्सपोर्ट होने वाले और इंपोर्ट होने वाले आइटम्स को देखें, उसकी लिस्ट को अगर चेक करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो यूएस को सामान जाता है वो ज़्यादातर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, प्रतिदिन के उपभोग की हैं। उनका उपभोग 2-4 दिन टाला भी जा सकता है। अगर कपड़े आज आपने नहीं खरीदे तो कोई ख़ास बात नहीं, जूते नहीं खरीदे तो कोई ख़ास बात नहीं। इसलिए क्या वाकई उतनी जल्दी यूएस इकोनॉमी पर हमारे एक्सपोर्ट रुकने का प्रभाव पड़ेगा? मुझे संदेह है। लेकिन जो अमेरिका से सामान आता है उसमें ठीक है, उसमें भी कुछ भोग की वस्तुएं हैं जिनका कि आप बहिष्कार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे बचा सकते हैं, लेकिन अंततः वहाँ से जो भी सामान आता है या जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं वो विशिष्ट होती है। उनके लिए आपको कहीं न कहीं दूसरी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। करते करते हालात ये पहुँच रहे हैं कि जीडीपी गिरने की तैयारी है। शेयर मार्केट सारी समझाइश के बावजूद रोज़ झटके खा रहा है, और ट्रंप जैसे बवाल को फ़िलहाल चाइना रूस की मदद से भी रोका जा सकता है, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि ये ख़ासतौर से चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिससे कि आप क्या उम्मीद करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें, चाइना आपको सपोर्ट भी करना चाहे तो चाइना आपसे क्या खरीदेगा? वो सब कुछ तो बनाता है, कोई चीज़ ऐसी होती नहीं उस केवल रॉ मटेरियल के अलावा उसको कुछ भी बाहर से चाहिए नहीं होता है। और रॉ मटेरियल दे करके आप कोई बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी नहीं कमा पाते जब तक कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन ना हो। इसलिए ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है कि बिना वैल्यू एडिशन के, बिना R&D पर खर्च किए हुए साधारण चीज़ें बनाना, उनको मैन्युफैक्चरिंग कहना, ये अब हमें छोड़ना होगा। भारतीय कॉरपोरेट को R&D पर पैसे खर्च करने होंगे। वहाँ से जब कोई बढ़िया उत्पाद निकलेगा जिसकी लोग प्रशंसा करें, जिसकी उनको आवश्यकता हो, तब आप जा कर के विश्व पटल पर अपने को स्थापित कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। शेष फिर देखते हैं। राहुल एपिसोड में ज़रूर मिलिएगा। राम राम, नमस्कार।